नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे नरेंद्र कोहली जी की कहानी शटल। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए शटल। ईश्वर दास कमरे में टहलता टहलता फिर जाकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। चारपाई खिड़की के पास दीवार के साथ लगी हुई थी। जहां तकिया रखकर उससे टेक लगा, खिड़की की रोशनी में वह कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। जब वह स्वयं कमाता था, उसकी अपनी नौकरी होती थी, तब भी वह पढ़ता था, पर तब समय कम होता था और पुस्तकें बहुत सारी। वह बाजार जाकर अपनी मर्जी से पुस्तकें और पत्रिकाएं खरीद लाता था। जब कभी अवकाश मिलता, पढ़ने बैठ जाता। उसकी पत्नी भागवंती कितनी कितनी बार उसे पुकारती, तब कहीं वह खाने के लिए रसोई में जाता था। खाते हुए भी पुस्तक हाथ से नहीं छोड़ता था। भागवंती पढ़ी लिखी नहीं थी, न उसे पुस्तकों में कोई रुचि थी। गांव की सीधी साधी लड़की थी, चुपचाप और खामोश, जो अब लड़की कम और औरत ज़्यादा दिखने लगी थी। भागवंती कभी कभी चिढ़कर कहती, रोटी तो आराम से खा लो, किताब कहीं भागी तो नहीं जाती, और वह अक्सर उसके हाथ से पुस्तक छीन लिया करती। ईश्वरदास उसकी छीना झपटी का विरोध नहीं करता था। वह जानता था कि घर में और कोई नहीं है। वह पढ़ने लगता है तो भागवंती अकेली पड़ जाती है। वह बहुत बोलती नहीं है, इसलिए पास पड़ोस में उसका जाना भी कम है। वह अपनी पत्नी के अकेलेपन को दूर करना चाहता था, पर भागवंती के खामोश स्वभाव के कारण वे अधिक बातें भी नहीं कर पाते थे और घूम फिरकर बात पुस्तकों पर आ जाती। ईश्वर दास जो कुछ भी पढ़ता वह भागवंती को भी सुनाता। तब भागवंती को पुस्तकों से कोई विरोध न रहा। पास पड़ोस की औरतों की चुगली बखीली से उसे अपने पति की पुस्तकें ही अच्छी लगने लगी थीं। पर जब से बढ़ती हुई बीमारी के कारण ईश्वर दास को काम धंधा छोड़ना पड़ा था, तब से वह बहुत अकेला हो गया था। पुस्तकें अब भी घर में आती थी, पर वे उसके बेटों की पसंद की होती थीं। उसकी पसंद और बेटों की पसंद में बहुत अंतर था। उसके बेटे जो प्रेम कथाएं पढ़ते थे, ईश्वर दास को वे एकदम नापसंद थीं। फिर बेटों की बहुएं आ गई थीं। घर में उपन्यासों की जगह फैशनेबल पत्रिकाओं ने ले ली थी। स्त्रियोपयोगी पत्रिकाओं का वह क्या करता, और कल जब इनके नन्हे मुन्ने पढ़ने लायक होंगे और घर में चंदा मामा तथा बाल भारती आने लगेगी, तब वह क्या करेगा। आज भी ईश्वर दास के पास पढ़ने के लिए कुछ नहीं था और उसे दूसरा भी कोई काम नहीं था। भागवंती बड़े बेटे के घर गई हुई थी। बड़ी बहू की तबीयत ठीक नहीं थी। बड़ा बेटा आकर माँ को ले गया था। ईश्वरदास को कभी कभी बड़े बेटे पर क्रोध आता था। जिसका भी विवाह होता है और एकाध बच्चा आ जाता है, वही बाप से अलग होकर रहना चाहता है। अलग होना था तो हो जाता, किंतु अलग रहकर वे लोग बाप को कुछ देने को राजी नहीं थे। कहते, घर बसाकर पिता को खर्च के लिए नगद कुछ देना बड़ा कठिन है। हाँ, कोई उनके पास आ रहे तो उसका खर्च वे उठा लेंगे। खर्च के बच्चे, ईश्वरदास सोचता। सारी उम्र जो अपनी कमाई से खाता पीता रहा हो और छाती तानकर जीने का आदी रहा हो, वह अब खाने के लिए इनके द्वार पर जा बैठेगा? कभी नहीं। ईश्वरदास भूखा मर जाएगा, पर इनके द्वार नहीं बैठेगा। नहीं दे सकते तो मत दो, कोई तुमसे आस लगाए भी नहीं बैठा है। वैसे भी वह जानता था कि बेटों को ऐसी बात से क्या मतलब होता है। वे उसे अपने पास रखकर कब खुश थे। उसे रखकर उन्हें करना भी क्या था। जो दिन भर चारपाई पर पड़ा रहता या दिन भर हर छपे कागज को पढ़ते रहने का प्रयत्न करता। वे चाहते थे उनकी माँ भागवंती जाकर उनके पास रहे, उनके बच्चों को संभाले, उनकी रोटियां पका दिया करे, और जब वे बाहर जाना चाहें तो घर की रखवाली किया करे। सालों को साहबी सूझती है। बीवियों से काम कराने से कलेजे में टीस उठती है।
इतनी ही साहबी है तो रखें नौकर, रखें आया। वह तो होगा नहीं। चाहेंगे कि माँ के रूप में रोटी भर देकर सस्ती और विश्वसनीय नौकरानी का इंतजाम कर लें, या फिर कोई छोटा भाई बहन जाकर रहे उनके पास, मुंडू की तरह भाग भाग कर बाजार से चीजें ला दिया करे, या फिर उनकी मेम साहबों को चारपाई पर बैठे बैठे पानी के गिलास या चाय के कप पकड़ाया करे। उन्हें कहीं जाना हो तो पहले ही बच्चे को घर के पिछवाड़े में ले जाकर बहलाता रहे। ईश्वरदास इन बातों के लिए एकदम तैयार नहीं था। वह अपनी पत्नी व बच्चों से नौकरी करवाकर आर्थिक सहायता किसी रूप में नहीं चाहता था। जब नौकरी करने की ही नौबत आ जाएगी तो किसी और के घर नौकरी करेंगे, जहां नौकरी करके मुंह खोलकर अपना हक मांगा जा सके। पर कभी कभी जब दोनों बड़े बेटों में से कोई आ जाता है कि उसकी पत्नी बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसके घर में चूल्हा भी नहीं जला, तब भागवंती को जाना ही पड़ता था। ऐसे में ईश्वरदास भी अपने भीतर बैठे पिता को रोक नहीं पाता था और स्वयं ही भागवंती को कहता, तुम चली क्यों नहीं जाती? आखिर हम किस दिन के लिए हैं? कैसी माँ है तू, बेटों के दुख में भी हाथ नहीं बटाना चाहती। और भागवंती उसे अपने आप को बेटों तथा बहुओं को कोसती हुई चली जाया करती। पीछे से ईश्वरदास कमरे में इधर से उधर चक्कर लगाया करता, सिगरेटें फूंका करता और खिड़की से बाहर सड़क की ओर ताका करता था। वह जानता था कि वह बहुत बूढ़ा हो चुका है। उसमें और उसके बच्चों में जीवन की सामान्य आवश्यकताओं के सिवा और कोई संपर्क नहीं रह गया है। वे दूसरी तरह के प्राणी हैं। वह उनके लिए एक ऐसी पुरानी वस्तु है जो घर में बेकार पड़ी है, पर मोह या लोक लाज के कारण उसे किसी प्रकार बाहर फेंका भी नहीं जा सकता। उसका कोई बच्चा उसके पास 5 मिनट बैठकर भी खुश नहीं था। वे उसके कमरे के बाहर बैठे खुसुर फुसुर करते रहते हैं। फिर कोई एक आकर उसे आवश्यक सूचना दे जाता है। वे तो उसके पास नहीं ही आते। कभी कभी ईश्वरदास ही वहां चला जाता है जहां सब बेटे बैठे होते हैं, पर उसे देखते ही वे एक एक कर खिसकने लगते हैं और अंत में वहां ईश्वरदास अकेला ही रह जाता है। एक भागवंती ही है जिससे वह कभी कभार थोड़ी सी बातचीत कर सकता है। वही उसकी बात समझ सकती है। वह भी उसी युग की है जिस युग का ईश्वरदास है, पर उसके पास भी अधिक समय नहीं होता। वह उसके समान बेकार तो नहीं है। रसोई या गुसल खाने में 50 काम उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं, और कुछ न हो तो वह घर की झाड़ पोंछ ही करती रहती है। वह अभी तक घर के जीवन से जुड़ी हुई है। ईश्वरदास के समान धारा से निकलकर किनारे आ लगे जड़ पत्थर के समान नहीं हो गई है। घर के हर जीव को उससे कोई ना कोई काम पड़ता ही रहता है, चाहे उनके काम करती हुई ही, पर वह उनसे संबंध बनाए हुए है। पर जब दोपहर को वह आराम करने के लिए लेटती है या शाम को थककर आंगन में चारपाई डालकर पड़ी रहती है, ईश्वरदास उसके पास आ बैठता है। उन दोनों ने 35 साल एक साथ बिताए हैं। उसकी बातें भागवंती ही समझ सकती है। उन्होंने मिलकर इस घर को बनाया है, ये बच्चे पैदा किए हैं, उन्हें पाला पोसा है, पढ़ाया लिखाया है। उनमें से 3 के विवाह भी कर दिए हैं। चौथे के विवाह की बात चल रही है, पर बड़े 2 अलग हो चुके हैं, और वह जानता है कि तीसरा भी मन ही मन अलग होने के सपने संजो रहा है। मियाँ बीवी जो दिन भर अपने कमरे में घुसे बातें करते रहते हैं, और क्या करते होंगे। और जब भागवंती बड़े बेटे के पास चली जाती है तो इस घर में उससे 2 बातें करने वाला भी कोई नहीं रह जाता। ईश्वरदास को अकेलापन बहुत अखरता है। वह अक्सर सोचता है, उसके ये बेटे जिनकी शादियों को 2-2, 4-4 साल हुए हैं, वे यह क्यों नहीं सोचते कि उनके बाप की शादी को 35 साल हो गए हैं। ये साले अभी से अपनी बीवियों से एक दिन भी अलग नहीं रह सकते, तो वह जिसने 35 साल में अपने आप को एकदम आश्रित बना लिया है, कैसे भागवंती के बिना रह सकता है। बुढ़ापे में और कोई साथ बैठकर प्रसन्न नहीं है। वे उसकी 35 वर्षों की संगनी को भी उससे अलग करने पर तुले हुए हैं। अभी पिछले ही दिनों भागवंती दूसरे बेटे के घर गई हुई थी। जब हफ्ते भर के बाद
वह यह कहकर कि तुम्हारे बाबूजी का हालचाल पूछ आऊं, उससे मिलने आई तो कैसा भूचाल आया था घर में। ये सारे इधर उधर मुंह छिपाते मुस्कुराते फिरते थे। साले समझते हैं कि बूढ़े सनक गए हैं और कुछ नहीं तो 35 वर्षों के साहचर्य से उत्पन्न मैत्री भावना का तो ध्यान होता इन्हें, पर नहीं, ये तो समझते हैं कि इन्हीं के जोड़े भगवान ने अपने हाथों से बनाए हैं और किसी में तो लगाव है ही नहीं। जब भागवंती चली जाती है तो ईश्वरदास मात्र अकेला ही नहीं रह जाता, और बातों की भी कितनी मुश्किल हो जाती है। सवेरे समय पर चाय नहीं मिलती। बहू अपने पति को चाय देकर समझ लेती है कि अब और किसी को कोई जरूरत ही नहीं रही। भागवंती सबको खिलाने से पहले उसे रसोई में बुलाकर अपनी देखरेख में खाना खिला देती है। वह जानती है कि उसे कौन सी चीज नुकसान करती है, किस चीज में उसे कितना नमक चाहिए और कितनी मिर्च, पर बहू उसे रसोई में बुलाकर नहीं खिला सकती। वह थाली सजाकर उसकी चारपाई पर ही रख जाती है। कभी पानी देना भूल जाती है तो कभी फुल्का, कभी सब्जी कम हो जाती है तो कभी सब्जी में नमक मिर्च। जो कुछ मिलता है वह चुपचाप खा लेता है। 2 फुलके खाकर 5-10 मिनट बैठा प्रतीक्षा करता रहता है कि शायद कोई फुल्का लेकर आए, या सब्जी कम हो जाए तो उसकी राह देखता रहता है। पर जब कोई नहीं आता तो थाली उठाकर रसोई में रख आता है। उसे रसोई में थाली रखते देखकर बहू को भी याद आ जाता है। बाबूजी सब्जी, बाबूजी फुल्का। नहीं पुत्र, वह कह देता है, सब ठीक है, मैं खा चुका हूं। वह नहाने जाता है तो किसी को ध्यान नहीं होता कि उसके कपड़े मैले हो चुके हैं, उसे धुले हुए कपड़े दे दिए जाएं। वह स्वयं नहीं जानता कि उसके कपड़े कहाँ रखे हैं। 35 वर्षों से उसे अपने कपड़ों का पता नहीं है। यह काम भागवंती का है। वह जब नहाने आता है तो उसे गुसलखाने में कपड़े टंगे मिलते हैं। अब भागवंती अपनी किसी बहू की सेवा करने गई है, इसलिए वह कई कई दिन मैले कपड़े पहनता जाता है। ऐसी ही कितनी बातें होती हैं। वह कुछ मांग नहीं सकता। भागवंती यहां होती है तो उसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। वह जानती है कि उसे किस समय क्या चाहिए, और कुछ मांगना ही पड़े तो पत्नी से क्या संकोच। जब घर उसकी पत्नी के अधिकार में है तो उसे भी हर चीज पर पूरा अधिकार है, पर भागवंती के जाते ही घर पराया हो जाता है। वह अपनी किसी भी बहू से कोई चीज नहीं मांग सकता, और उसकी कोई भी बहू यह नहीं जानती कि उसे किस समय क्या चाहिए, ना ही कोई जानना चाहती है। आज फिर भागवंती को गए हुए पूरे 10 दिन हो गए हैं। 10 दिनों से लगातार इसी तरह वह कमरे में टहल रहा है, सिगरेट फूंक रहा है और खिड़की के पार घूर रहा है। इन 10 दिनों में उससे किसी ने सिवाय खाने के लिए पूछने के और कोई बात नहीं की है। घर के किसी पालतू जानवर की तरह उसे ठीक समय पर खाना मिलता रहा है, और बस। उसे भी किसी के संग की आवश्यकता है, उसे भी अकेलापन खलता है। यह किसी ने नहीं सोचा। इन 10 दिनों में उसने एक बार भी पेट भर ठीक से खाना नहीं खाया है, और इन 10 दिनों में उसने केवल एक ही बार कपड़े बदले हैं। आखिर इस तरह वह कितने दिन काट सकता है। बड़ी बहू की तबीयत जाने कब तक खराब चले। कौन जानता है कि वे लोग तबीयत ठीक करना ही ना चाहते हो। वह कब तक इस प्रकार घुटता रहेगा। उसे लगा उसका कमरा किसी ने बाहर से बंद कर दिया है, और वह कमरा न रहकर पिंजरा बन गया है। फिर वह पिंजरा दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है, और वह उसमें दबता जा रहा है। वह इस घुटन में और नहीं रह सकता। तो क्यों न वह थोड़ी देर के लिए बड़े बेटे के घर चला जाए। बड़ी बहू बीमार है तो आखिर ससुर के नाते उसका भी तो कर्तव्य है कि उसका हालचाल पूछने जाए। जब उसकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं होती तो क्या वह उसे देखने नहीं जाता। आखिर बहू और बेटी में अंतर भी क्या है। फिर वहां भागवंती है, कुछ देर उसके पास भी बैठ आएगा। जाने उसकी तबीयत कैसी होगी। बेचारी को इस बुढ़ापे में भी इतना काम करना पड़ता है। फिर बेटे के बच्चे से भी कुछ देर खेल आएगा। इतने सारे काम जब इकट्ठे आ पड़े तो जाना जरूरी दिखने लगा।
मन ही मन ईश्वरदास ने तैयारी कर डाली। जी में आया कि अभी उठे और बड़े बेटे के घर की ओर चल दे, पर यहाँ किसी को कहे बिना चला जाना भी ठीक नहीं था। अब इस समय किसको बताए कि वह बड़े बेटे के घर जाना चाहता है। घर पर कोई होगा भी कि नहीं? बहू तो होगी ही, पर उसे वह कहाँ खोजता फिरे। जाने रसोई में हो कि अपने कमरे में, गुसल खाने में हो या आंगन में, उसे खोजना मुश्किल होगा। और वैसे भी बहू को कहकर चला जाना उसे ठीक नहीं जचा। वह जानता था कि बाद में सारे लोग मिलकर उसका मजाक बनाएंगे। अच्छा है वह दोपहर का इंतजार कर ले। दोपहर को जो कोई उसे खाना देने आएगा वह उसी को कह देगा कि वह शाम को बड़े बेटे के घर जाना चाहता है या वह जा रहा है। हाँ ठीक है, निश्चित रूप से वह कह देगा कि वह जा रहा है। जिसे जो कुछ कहना होगा कह लेगा। उसकी सूचना देने और जाने के बीच में काफी समय होगा। इन सब की प्रतिक्रिया भी मालूम हो जाएगी। उसे प्रतीक्षा कर लेना ही ठीक जचा। दोपहर को जब खाने की थाली लेकर बहू आई तो उसने धीरे से कह दिया, बहू शाम को मैं बड़े के घर जा रहा हूं, उधर का कोई काम हो तो बता देना। नहीं, काम तो कोई नहीं है, बहू बोली और उतावली में कमरे से निकल गई। वह जाकर अपने पति से कहेगी। ईश्वरदास जानता है और ये लोग बाकी लोगों को बताएंगे। एक दूसरे को देखकर मुस्कुराएंगे और कहेंगे, अम्मा के बगैर बाबूजी का अब भी मन नहीं लगता। पर ईश्वरदास उनकी परवाह नहीं करेगा। उनकी बात क्यों सोचे जो अपनी बुद्धि से सोचने को तैयार नहीं। वह जानता है कि उन्होंने उसे एक मनुष्य के रूप में स्वीकार करना ही छोड़ दिया है। थोड़ी देर में उनका तीसरा बेटा आया। बाबूजी, सुना है आप अम्मा के पास जा रहे हैं। ईश्वरदास भीतर ही कहीं संकुचित हो गया। अम्मा के पास? हाँ, वह अम्मा के पास जा रहा है। हाँ, मैं बड़े के घर जा रहा हूं, बहू का हाल चाल पूछा हूं। उसने दूसरे शब्दों में स्वीकार कर लिया। कब जाएंगे? लड़के ने पूछा। धूप ढलते ही शाम को किसी समय चला जाऊंगा। ईश्वरदास इन सारे प्रश्नों का प्रयोजन नहीं समझ पा रहा था। चला जाएगा वह किसी भी समय, भला पूछताछ की क्या आवश्यकता। तीसरा लड़का भी शायद उसके भावों को समझ गया था। बोला, आप इतनी दूर जाएंगे तो देर लगेगी ही, फिर कुछ देर बैठेंगे भी, इतने में अंधेरा हो जाएगा। वह अपनी बात कहने से पहले रुका। आप रात वहीं क्यों नहीं ठहर जाते? कल सवेरे आ जाइएगा। रात? ईश्वरदास सोच रहा था, प्रस्ताव बुरा नहीं है। इस तरह वह कुछ अधिक समय वहीं बिताएगा। बोला, पर मैं तो केवल उनका हाल पूछने जा रहा हूं। ठीक है, लड़का बोला, पर इतनी हड़बड़ी की क्या बात है? आराम से जाइए और आराम से आइएगा। आखिर वह भी तो अपना ही घर है। ईश्वरदास को इससे इनकार नहीं था। पर सामान? उसे एक आध जोड़ा कपड़े भी चाहिए ही होंगे। तो मैं आपका सामान तैयार करवा दूं? वह ईश्वरदास के उत्तर के बिना ही कमरे से चला गया। थोड़ी देर में बहू उसके पास एक थैला भी रख गई थी। क्या क्या रखा होगा बहू ने, वह सोच रहा था। शायद कपड़े रखे हों, सेब का सामान, दातून। वह जानती है कि वह केवल नीम की दातून करता है। हो सकता है यह बड़े के घर में ना मिले। वे सब साहब लोग हैं, ब्रश करते हैं। दातून को वहां कौन पूछता है। और जाने बहू ने क्या रखा होगा। भागवंती उसका सामान तैयार करती तो एक थैले में ही उसकी जरूरत की सारी चीजें रख देती। पर भागवंती यहां होती तो उसे कहीं जाने की आवश्यकता ही ना होती। पर चलो ठीक है, जो कुछ बहू ने रख दिया ठीक ही होगा। वैसे भी वह कौन सा परदेश जा रहा है, बड़े के घर ही तो जा रहा है। जो चीज चाहिए होगी वहां मिल ही जाएगी। वह भी तो आखिर घर ही है, वहां भी तो लोग बसते ही हैं। जरूरत की सारी चीजें मिल जाएंगी। और वैसे भी अच्छा है कि वह वहां जाकर रह आएगा। तीसरे बेटे ने अच्छी ही बात सुझा दी। बड़ा यह शिकायत भी तो करता है कि वह कभी जाकर उसके घर नहीं रहा। उसकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। ईश्वरदास शाम होने से कुछ पहले ही निकल पड़ा
और शाम होते ही बड़े के घर पहुंचा। बेटा अभी दफ्तर से नहीं लौटा था। भागवंती और बहू घर पर थीं। बहू का हाल चाल उसने पूछा। बहू ने बताया कि उसे अभी भी काफी कमजोरी है, किसी भी समय बुखार लौट सकता है। पर ईश्वरदास को लगा उसे भागवंती का हाल पूछना चाहिए, बहू का नहीं। वह जानता था कि बहू की तबीयत ठीक नहीं है और भागवंती यहाँ काम करने आई है, पर देखने से उसे लगा कि भागवंती ही बीमार है और बहू को कोई तकलीफ नहीं है। भागवंती बहुत ही कमजोर लग रही थी, उसकी तबीयत भी गिरी गिरी थी। कैसी हो? ईश्वरदास बहुत सारे संकोच के बाद भी उसकी चारपाई की पाटी पर बैठ गया। ठीक हूं, भागवंती ने जीभ से होंठ गीले करके बहुत मध्यम आवाज में कहा। वह एक और खिसक गई। आराम से बैठ जाओ। ईश्वरदास आराम से बैठ गया। भागवंती के विषय में उससे ज्यादा और कौन जानेगा। उसके चेहरे का इस प्रकार मुरझा जाना, बार बार जीभ से होठों को गीला करना, इस प्रकार धीरे धीरे बोलना, जैसे बोलने के लिए भी ऊर्जा का संचय करना पड़ता हो। वह देख रहा था कि भागवंती ठीक नहीं है। जब वह ठीक होती है तो इतनी सुस्त नहीं होती। आलस्य उसका स्वभाव नहीं है। वहां सब कैसे हैं? भागवंती ने पूछा और ईश्वरदास उसे एक एक के विषय में बताता रहा। उसने अपने बारे में भी बताया कि वह वहां बहुत आराम से है। तीसरी बहू उसका बहुत ध्यान रखती है और उसे किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं थी। वह बताता जा रहा था और साथ साथ भागवंती के चेहरे की ओर देखता जा रहा था। वह जानता था कि भागवंती समझती है कि वह झूठ बोल रहा है, पर मुख से शिकायत करने की आदत दोनों में से किसी को भी नहीं है। ईश्वरदास के मन में बड़े बेटे के लिए बहुत सारा आक्रोश जमा होता जा रहा था। उसे अपनी मां की हालत नजर नहीं आती। जाने बेचारी को कितना खटना पड़ता है। इनकी अपनी बीबी की अंगुली भी दुख जाए तो आंखों से आंसू झरते हैं, और मां चारपाई से लग जाए तो पता नहीं लगता। बीवी का रंग लाल सुर्ख हो रहा है, पर उसे अभी कमजोरी है और इस बूढ़ी के शरीर में एक बूंद खून नहीं है, फिर भी यह काम कर रही है। भागवंती पर भी क्रोध आ रहा था। आखिर उसे क्या पड़ी है इनके लिए मरने की? जब अलग हुए हैं तो खुद संभालें अपने बीवी बच्चों को। जब तक काम कर सकती है करे, पर जान देने की क्या जरूरत है? जी में आया कि भागवंती से कहें, चल उठ, तैयार हो जा, मैं तुझे अपने साथ ले चलूंगा। यहां रहकर मरने की जरूरत नहीं है। पर वह जानता था कि ऐसे न भागवंती जाएगी, न उसे ले जाना उचित ही है। बड़ा बेटा नाराज हो जाएगा और ईश्वरदास किसी को नाराज नहीं करना चाहता। दरवाजे पर कुछ खटका हुआ था और उसका पोता चिल्ला रहा था, पापा आ गए। उसका बड़ा बेटा आ गया था। वह चारपाई से उठ बैठा, मिलाए बेटे से। पर वह जानता था कि बेटा पहले बहू के पास जाएगा, हाल चाल पूछेगा। वह उसे ईश्वरदास के विषय में बता देगी, तब वह स्वयं ही इस ओर आ जाएगा। ईश्वरदास और भागवंती दोनों ही चुपचाप बैठे थे। वह देख रहा था कि कब उसका बेटा आए। शायद भागवंती भी यही सोच रही थी। बेटा आया। नमस्ते बाबूजी। खुश रहो। ईश्वरदास बोला, कैसे हो? क्या बताऊं? बेटा भी बैठ गया था। बड़ी परेशानी में हूं। उधर वह ठीक ही नहीं हो रही, इधर अम्मा भी कुछ ढीली हो गई हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं। ईश्वरदास चुप बैठा रहा। वह क्या कहे। आपका क्या हाल है? ठीक हूं, ईश्वरदास ने कहा, बहुत आराम से हूं। थैले में क्या है? और बिना उत्तर सुने ही बेटा बोला, आपसे कितनी बार कहा बाबूजी कि आप कुछ न लाया कीजिए। आप जब भी आते हैं कुछ न कुछ ले आते हैं। मैं कुछ नहीं लाया पुत्र। ईश्वरदास बोला, मेरे कपड़े हैं। अच्छा। बेटा हंसा। मैं अभी आया। और वह चला गया। ईश्वरदास को जरा बुरा लगा। भला वह खाली हाथ क्यों आया? ऐसे खाली हाथ आना क्या अच्छा लगता है? पर लाता भी कहां से? उसकी कोई अपनी कमाई है? बेटों के तो अपने ही इतने खर्च हैं कि कुछ बचता नहीं। उसे रोटी मिल जाती है
यही बहुत है। उसके हाथ पर कोई कुछ रखे तब तो। उसने बेटे को बता दिया था कि वह अपने कपड़े लाया है, पर बेटे ने कुछ कहा नहीं था। जाने क्यों कुछ नहीं कहा। आप कब आए बाबूजी? बेटा लौट आया था। हो गया घंटा भर, वह बोला। अब चलूंगा, तुमसे मिलने के लिए ही बैठा था। बहुत दिन हो गए थे तुम्हें देखे। मैं भी सोच ही रहा था उधर आने की, बेटे ने कहा, पर मेरा ख्याल है कि आप अंधेरा होने से पहले पहले ही चले जाएं, नहीं तो आपको मुश्किल होगी। हाँ ठीक है। ईश्वरदास उठकर खड़ा हो गया। ठीक वक्त पर घर पहुंच ही जाऊं तो अच्छा है। आइए मैं बस पर चढ़ाऊं, बेटा बोला। नहीं तुम बैठो। ईश्वरदास ने थैला उठा लिया। अभी दफ्तर से आए हो, थके होगे, फिर बहू भी अकेली है। वह मुड़ा। अच्छा भागो। बहुत दिनों बाद उसने भागवंती को प्यार के नाम से संबोधित किया था। बेटा उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। बाबूजी यह। उसने देखा बेटा उसे 1 रुपए का नोट दे रहा था, बस के लिए। एक बार ईश्वर दास के जी में आया कि अपनी जेब खनकाकर कहे, बहुत पैसे हैं बेटे मेरे पास, पर फिर चुपचाप रुपया ले लिया। अगली बार आएगा तो बच्चे के लिए कुछ लेता आएगा। अच्छा भाई। और वह चल पड़ा। बेचारी भागो सोचता जा रहा था, अगर मैं रुक जाता तो उसे और भी काम करना पड़ता, एक आदमी का बोझ और। अच्छा ही हुआ बेटे ने उसे ठहरने के लिए नहीं कहा। रास्ते में उसने बेटे के रुपए से सिगरेट की एक डिब्बी खरीद ली। घर लौटकर भी तो कमरे में बंद होकर सिगरेट ही फूंकनी है। उसने सोचा, खत्म हो जाएगी तो किससे मांगेगा। एक सिगरेट उसने जला ली और धीरे धीरे बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। थैला व्यर्थ ही उसका एक हाथ उलझाए हुए था। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।